देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। बुलेटिन का आगाज करेंगे महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में शाम को 5 मंजिला इमारत ढह गई और जिसमें कई लोग मलबे में उसमें दब गए। और जानकारी के अनुसार गजलपुरा इलाके में स्थित इस इमारत में 40 से 45 परिवार रहते थे और अभी भी इमारत के मलबे में लगभग 200 लोगों के फंसे होने की आशंका है। हालांकि ये स्पष्ट नहीं है कि हादसे के वक्त बिल्डिंग में कितने लोग थे। राहत और बचाव कार्य के लिए स्थानीय पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर मौजूद है। जानकारी के मुताबिक घटनास्थल पर पुलिस की टीम को तैनात किया गया है ताकि किसी भी प्रकार से राहत और बचाव कार्य में कोई व्यवधान पैदा ना हो। लोगों की भीड़ को घटनास्थल से दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। मुंबई से एनडीआरएफ की टीम भी पहुंच चुकी है और फिलहाल इस इमारत के गिरने की वजह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई। सुशांत सिंह और राजपूत की मौत के मामले में जांच के चौथे दिन सीबीआई ने एक बार फिर से उन्हीं चारों लोगों के साथ जांच को आगे बढ़ाया है जिनसे वो शुरुआती 3 दिनों से लंबी पूछताछ कर चुकी है। इस बीच सीबीआई ने आज एक बार फिर से कूपर अस्पताल का दौरा किया और वहां पर सुशांत की डेड बॉडी का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों से भी बातचीत की। इन सबके बीच खबर यह भी सामने आई है कि सीबीआई ने रिया चक्रवर्ती को पूछताछ के लिए समन जारी किया है, लेकिन रिया चक्रवर्ती के वकील ने ऐसे किसी समन के मिलने से साफ इनकार किया है। लिहाजा उसको लेकर के असमंजस बना हुआ है। पिछले 3 दिनों की तरह चौथे दिन भी जांच एजेंसी सीबीआई ने सुशांत की मौत के दिन घर पर मौजूद लोगों को जांच में शामिल होने के लिए बुलाया और सुबह से लेकर शाम तक लगातार सीबीआई ने उनसे कई सवाल पूछे। सीबीआई का मकसद यही है कि वो पता लगा सके कि आखिर 14 जून यानी कि सुशांत की मौत के दिन किसने क्या देखा था, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने मौत से पहले भी सुशांत को देखा था और मौत के बाद भी। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की आज करीब 7 घंटे बैठक चली और बैठक के बाद पार्टी की ओर से बताया गया है कि सीडब्ल्यूसी ने एक मत होकर सोनिया गांधी से अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अगले अधिवेशन के बुलाए जाने तक पार्टी की अध्यक्षा बने रहने का अनुरोध किया, जिसे उन्होंने मान लिया। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला और पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने प्रेस वार्ता में यह बताया है कि सोनिया गांधी ने बैठक में कहा है कि हम एक बड़ा परिवार हैं, कई मामलों में हम एक दूसरे से सहमत नहीं होते हैं, लेकिन आखिर में हम सब साथ ही होते हैं। अगस्त 2020 कांग्रेस कार्य समिति का प्रस्ताव। कांग्रेस कार्य समिति ने कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी द्वारा महासचिव संगठन को लिखे गए पत्र एवं कुछ कांग्रेस नेताओं द्वारा कांग्रेस अध्यक्षा को लिखे हुए पत्र का संज्ञान लिया। सीडब्ल्यूसी ने इन पत्रों पर गहन विचार विमर्श किया एवं विस्तृत चर्चा के बाद निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले। पहला, पिछले 6 महीनों में देश पर अनेकों विपत्तियां आई हैं। देश के सामने आई चुनौतियों में नंबर 1 कोरोना महामारी है जो हजारों जिंदगी ले चुकी है। नंबर 2 तेजी से गिरती अर्थव्यवस्था व आर्थिक संकट। नंबर 3 करोड़ों रोजगारों का नुकसान एवं बढ़ती गरीबी। तथा नंबर 4 चीन द्वारा भारतीय सीमा में घुसपैठ व कब्जे के दुस्साहस का संकट है। दूसरा, इस चुनौतीपूर्ण समय में सरकार की हर मुद्दे पर संपूर्ण विफलता को उजागर करने व विभाजनकारी राजनीति एवं भ्रामक प्रचार प्रसार का पर्दाफाश करने वाली सबसे ताकतवर आवाज श्रीमती सोनिया गांधी और श्री राहुल गांधी की है। प्रवासी मजदूरों की समस्याओं पर श्रीमती सोनिया गांधी के सटीक सवालों ने भाजपा सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित की। कांग्रेसी कार्यकर्ता एवं नेता की जिम्मेदारी है कि वे भारत के लोकतंत्र, बहुलतावाद व विविधता पर मोदी सरकार द्वारा किए जा रहे कुत्सित हमलों का डटकर मुकाबला करें। तीसरी व एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे इन दोनों नेताओं की बुलंद आवाज ने कांग्रेस के अंदर व बाहर भारतीयों को देशवासियों के साथ खड़े होकर भाजपा सरकार से जवाबदेही मांगने व सवाल पूछने के लिए प्रेरित किया है, जबकि सरकार जनता को अपने खोखले व स्वनिर्मित मुद्दों में उलझाकर रखना चाहती है।
उनके नेतृत्व में करोड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ता व समर्थक बाहर निकल पड़े ताकि मौजूदा भाजपा सरकार के अधीन शासन की भारी कमियों की भरपाई हो, जिनकी वजह से गरीब व मध्यम परिवार के लोगों को अपने अधिकारों व आजीविका से वंचित होना पड़ा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने श्री दादा देव मातृ और शिशु चिकित्सालय के लिए एक मोबाइल ऐप और ऑनलाइन ओपीडी सिस्टम को लॉन्च किया है। मुख्यमंत्री ने इस दौरान बताया कि अब इस अस्पताल में 106 बिस्तरों से बढ़ाकर के 281 किए जाएंगे और केजरीवाल ने ये लॉन्चिंग डिजिटल माध्यम से की है। बता दें कि ये अस्पताल में मां और शिशु चिकित्सालय के अग्रणी हैं और यहाँ पर हर साल 10,000 डिलीवरी होती हैं। आंकड़ों के अनुसार दिल्ली में पैदा होने वाला हर 30वां बच्चा इस अस्पताल का होता है। ऐप के विकसित होने से किसी भी गर्भवती महिला को लाइन में नहीं लगना पड़ेगा और घर बैठे ही ओपीडी के लिए अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। जो हैं स्पेशली प्रेग्नेंट महिलाएं, सुबह सुबह उनको जल्दी आके लाइनों में खड़े होके पहले रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। उसके बाद उनको डॉक्टर के कमरे के बाहर काफ़ी देर तक इंतज़ार करना पड़ता है। और कोरोना के महामारी के दौरान जब हम सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं तो उसमें सोशल डिस्टेंसिंग हो नहीं पाती और काफ़ी क्राउडेड रहता है हॉस्पिटल। ऐसे में डॉक्टर ब्रजेश और उनकी टीम ने ये सोचा कि इस ऐप के ज़रिए लोगों को फ़ायदा होगा, वो अपना अपॉइंटमेंट जो है ऐप के ज़रिए घर बैठे ले सकते हैं और उनको आधा घंटा पहले, जब उनकी अपॉइंटमेंट मान लीजिए 11 बजे की है तो 10:30 बजे उनको आना होगा और उनको लाइनों में लगने की ज़रूरत नहीं है, रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर के कमरे के बाहर उनको केवल आधा घंटा पहले आना पड़ेगा। मैं समझता हूँ इस ऐप से बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी सभी को। केवल कोरोना नहीं, कोरोना के बाद भी ये वाला ऐप काफ़ी कारगर साबित होगा कि लोगों को लंबी लंबी लाइनों में कई कई घंटे अस्पतालों के अंदर रहने की ज़रूरत नहीं है। दिल्ली सरकार हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम पूरे दिल्ली के लिए सारे अस्पतालों को जोड़ रही है, जिसमें मोहल्ला क्लिनिक, पॉलीक्लिनिक, सारे हॉस्पिटल्स, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स को जोड़ा जाएगा। और ये बड़ा एम्बिशियस प्रोजेक्ट मैं समझता हूँ कि 1 साल के अंदर पूरा हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए गए फैसलों के बारे में जानकारी दी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पर विशेष रूप से बल देने के लिए कहा है। कुछ शहरों में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की संख्या जहां कम है वहां जिलाधिकारियों को कहा है, सीएमओस को कहा है कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग को और बढ़ाएं, डोर टू डोर सर्वे को और बढ़ाएं। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के साथ साथ जो व्यवस्थित रूप से जो एक कह लीजिए पूरा एक ग्रिड बना के, पूरा एक क्षेत्र का नक्शा बना के जो पूरा एक सर्वे कराना है, उस पर उन्होंने आज निर्देशित किया है। टीम्स को लक्ष्य निर्धारित करके प्रभावी मॉनिटरिंग करने का भी निर्देश उन्होंने दिया है। पिछले 3-4-5 दिन में खाद का विशेष अभियान चला है। आपको मालूम है कल तक करीब 35 एफआईआर और 6 गिरफ्तारी कर दी गई थी। आज भी जो है काफ़ी जगह एफआईआर और गिरफ्तारी चल रही है। अलग से इसकी जानकारी दी जाएगी। कालाबाजारी पर विशेष रूप से ध्यान देकर कहीं भी खाद्य के क्षेत्र में, फर्टिलाइजर के एरिया में जो है अतिरिक्त धनराशि या बढ़ी हुई दर पर कहीं खाद बिकेगी तो कार्रवाई बहुत होगी और एनएसए भी जो है लगाया जाएगा। निवेश वृद्धि के लिए निवेशकों से निरंतर संवाद का भी निर्देश आज मिला है। उनकी समयबद्ध समस्याओं को निस्तारण का निर्देश मिला है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में अतिवृष्टि में, बारिश में जो पानी एकत्रित हुआ है उसकी सफाई का भी निर्देश दिया है और ये भी निर्देश दिया है कि कहीं भी जल जमाव इन एरिया में न हो और एक कार्य योजना के तहत जो है जल जमाव की कार्रवाई को दूर किया जाए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। मुख्यमंत्री खट्टर ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी खुद दी है। उन्होंने कहा है कि मैंने कोरोना का टेस्ट आज करवाया, मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई और उन्होंने ये भी कहा कि मैं सभी सहकर्मियों और सहयोगियों से ये अपील करता हूं कि जो भी पिछले 1 हफ्ते में मेरे संपर्क में आए हैं वो अपना टेस्ट जरूर करवाएं। बता दें कि हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता भी कोरोना संक्रमित पाए जा चुके हैं और विधानसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष रणबीर गंगवा सदन की अध्यक्षता करेंगे।
तो जिस तरीके से विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है 26 अगस्त को लेकर के हरियाणा में, उसी को लेकर के सभी विधायक और सभी सदस्य कर्मचारी जितने भी विधानसभा में उपस्थित रहने वाले हैं, उन सभी का कोरोना टेस्ट विधानसभा सत्र से पहले करवाया जा रहा है। इसमें विधानसभा के अध्यक्ष और सीएम मनोहर लाल खट्टर की रिपोर्ट भी पॉजिटिव पाई गई। हरियाणा विधानसभा का सत्र 26 अगस्त से शुरू होने जा रहा है और इस सत्र को लेकर के विपक्ष पूरी तरह से तैयार हो चुका है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है कि प्रदेश के कई बड़े मसले हैं जिन पर चर्चा आवश्यक है, चाहे उसमें प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था की बात हो या फिर अन्य। कांग्रेस इस सत्र में कई स्थगन प्रस्ताव भी लेकर आना चाहेगी। उसमें बात करें अगर पीटीआई टीचर्स मामले की, रजिस्ट्री घोटाले की, केंद्रीय कृषि ऑर्डिनेंस की, उनके विरोध में स्थगन प्रस्ताव लाए जाएंगे और मांग की जाएगी कि सरकार 1/4 अध्यादेश जो है वो पास करे, जिसमें एमएसपी से कम दामों में अगर फसल खरीदी जाती है तो उसमें सजा का प्रावधान हो। फिर ये रजिस्ट्री स्कैम जो हुआ है कोरोना में, इसके लिए है, ये हमने कहा था जज के द्वारा इसकी कराई जाए जांच रजिस्ट्री का। बड़ा भारी हजारों करोड़ का स्कैम है। फिर लीकर का है, फिर एडजर्नमेंट ऑफ मोशन, जो नए एग्रीकल्चर ऑर्डिनेंस लाई है केंद्र सरकार, क्योंकि इसका नुकसान सबसे ज़्यादा पंजाब और हरियाणा को होने जा रहा है। तो यहाँ पे मंडियों का बड़ा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और एक रिश्ता किसान और आड़तियों का बहुत दुरुस्त है, एक दूसरे को उसमें करते हैं। अब ऑर्डिनेंस आएगा तो मतलब कोई भी मंडी से बाहर भी खरीद सकता है, फ्री मार्केट होगी। इसका लाभ जो है बड़े बड़े पूंजीपतियों को होता है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग द्वारा या उसके द्वारा। हमारे को इस बात का कोई एतराज नहीं, जैसे वो कह रहे हैं हमने किसान के इतने किया है। अगर चौथा ऑर्डिनेंस ले आएंगे कि कोई भी जो खरीद करेगा उस खरीद का दाम किसान को एमएसपी से कम जो देगा वो पनिशेबल हो। चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बावजूद लोग न तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, न मास्क लगा रहे हैं, न दुकान संचालक सैनिटाइजर का उपयोग कर रहे हैं। बलौदा बाजार जिले की बात करें तो जिले में कुल 6 ब्लॉक मुख्यालय हैं, जिनमें से कसडौल ब्लॉक में अब तक कोरोना की चपेट में 95 लोग संक्रमित हो चुके हैं और जिनमें से 71 के इलाज के बाद उनकी घर वापसी भी हो चुकी है। और वहीं अब भी कोविड-19 जिला अस्पताल में 24 लोगों का इलाज चल रहा है। बता देंगे कसडौल ब्लॉक मुख्यालय में जहां पहले स्वास्थ्य अमला संक्रमित हो चुके हैं और वहीं कसडौल थाने से भी 4 लोग संक्रमित हो चुके हैं। और बीती देर रात भी कसडौल ब्लॉक में 7 नए कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिनकी पुष्टि BMO CS पैकरा ने की है।
बलौदाबाजार जिले में कोरोना संक्रमण है जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। आपको बता दें, बलौदाबाजार जिले में कुल 6 ब्लॉक मुख्यालय है, जिनमें से अगर कसडोल ब्लॉक मुख्यालय की बात करें तो अब तक 95 मरीज आ चुके हैं, जिनमें से 71 लोग ऐसे हैं जिनके इलाज के बाद घर वापस आ चुके हैं। वहीं 24 लोग अभी भी जिला कोविड-19 में अस्पताल में इलाज करा रहे हैं। बावजूद लोग बाज नहीं आ रहे लापरवाही के। आखिर क्या कारण है कि लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं? क्या कारण है कि लोग सैनिटाइजर का उपयोग नहीं कर रहे हैं? आखिर क्या कारण है कि लोग सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं कर पा रहे हैं? इस वक्त है हम कसडोल ब्लॉक मुख्यालय के जिला सहकारी बैंक में। आइए हम लोगों से ही रूबरू होते हैं, आखिर क्या कारण है कि लोग सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं कर पा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कसडोल ब्लॉक मुख्यालय में अब तक कोरोना संक्रमित काफ़ी लोग आ चुके हैं। क्या कारण है कि लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं? क्या कारण है कि लोग सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं कर पा रहे हैं? यह निश्चित ही शासन प्रशासन की उदासीनता है। आज आप देखिए कि शराब की भट्टी जो शासन के द्वारा संचालित हो रहा है, वहाँ पे ना सोशल डिस्टेंसिंग है, ना मास्क का होता है, ना सैनिटाइजर का उपयोग होता है। आज जिस तरह प्रशासन हवा बना के रखा हुआ था, मैं जिस जगह खड़ा हुआ हूँ यह जिला सहकारी बैंक है। यहाँ पे सैकड़ों लोगों का प्रतिदिन आना होता है। यहाँ आप देख सकते हैं इतनी भीड़ है। ये भी बैंक शासन द्वारा संचालित है। यहाँ ना लोगों के द्वारा मास्क लगाया जाता है, न लोगों को प्रेरित किया जाता है, न बैंक कर्मचारियों के द्वारा सैनिटाइजर दिया जाता है, न सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जाता है। यह निश्चित ही शासन प्रशासन की उदासीनता ही है। आप जाके देखेंगे कि हम जब अपने घर में दुबके रहते हैं तो भट्टी में हजारों लोगों का भीड़ पड़ा रहता है। इसे हम क्या कहेंगे? यह निश्चित ही शासन की प्रशासन की उदासीनता है। और निश्चित ही शराब भट्टी छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा संचालित है। वहाँ लोगों को समझाया जाए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जाए, सैनिटाइजर का उपयोग किया जाए, तो शायद हमारे प्रदेश में, हमारा छत्तीसगढ़ में यह कोरोना खत्म हो सकता है। मैं सीधा प्रशासन से यही कहना चाहूँगा कि यह उनकी ही लापरवाही है। अन्यथा आपका मानना है कि इसमें टोटल शासन प्रशासन का ही उदासीनता के चलते लोग सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं कर पा रहे हैं? जी हाँ। तो आइए और भी जानते हैं हम अपने लोगों से कि आखिर क्या कारण है कि लोग सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं कर पा रहे हैं। भैया, क्या कारण है कि मेरे सोशल डिस्टेंस के पालन नहीं हो पाते? ये सब बैंक कर्मचारी बाद वहाँ से का आएगा, सीधा एक लाइन में हो। खबर उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर से है, जहां सुबह छुट्टी पर घर आए आबकारी सिपाही की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना उस समय हुई जब सिपाही खेत में अपनी फसल देखने के लिए गया हुआ था और घटना की जानकारी लगते ही परिवार में कोहराम मच गया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की पड़ताल कर रही है और ये मामला दोस्तपुर थाना क्षेत्र के अलहदादपुर स्थित चोबे का पुरवा गांव का है और इसी गांव का रहने वाला सुनील यादव नाम का व्यक्ति बाराबंकी में आबकारी विभाग में सिपाही के पद पर तैनात था। इन दिनों वो छुट्टी पर घर आया हुआ था और आज सुबह वो अपनी फसल देखने के लिए खेत में गया हुआ था। इस दरमियान उसे पीछे से गोली मार दी गई और आनन फानन में उसे जिला अस्पताल भी लाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मौत की जानकारी लगते ही पूरे परिवार में कोहराम मच गया और बताया ये जा रहा है कि गांव के ही युवकों ने घटना को अंजाम दिया है। फिलहाल सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की पड़ताल में जुट गई है और साथ ही साथ हत्या आरोपियों की तलाश भी की जा रही है। दोस्तपुर के अंतर्गत जो घटना हुई इसके संबंध में क्या करें? आपको बता दें कि आज थाना दोस्तपुर में अहलादपुर गांव पड़ता है। हम चौबे का पुरवा में सुनील कुमार अपने खेत से चारा काट कर आ रहा था, तो गांव के ही लवकुश मिश्रा के द्वारा उसे गोली मार दी गई, जिसे हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया है। गांव में पूछताछ करी गई तो गांव वालों ने बताया कि वो दोनों दोस्त भी थे, उनका अच्छा उठना बैठना भी था। कोई विवाद अभी तक संज्ञान में नहीं आया। गाँव वालों ने भी स्पष्ट किसी विवाद से इनकार किया है। शेष जो विधिक प्रक्रिया उसको पुलिस संपन्न करवा रही है और अपराधी को पकड़ने के लिए टीम रवाना हो गई। अरब गैस पाइपलाइन में हुए विस्फोट से सीरिया में बिजली गुल हो गई और इस विस्फोट से शुरुआती संकेत मिल रहे हैं कि पाइपलाइन पर हमला किया गया है। देश के ऊर्जा मंत्री ने सोमवार को राज्य की ओर से संचालित टेलीविजन को इसकी जानकारी दी है और अखबारिया टीवी चैनल ने विस्फोट की तस्वीरों को प्रसारित किया है, जिसमें विस्फोट के बाद आग की लपटें उठ रही हैं। अधिकारियों ने यह कहा है कि यह विस्फोट राजधानी दमिश्क के उत्तर पश्चिम में स्थित सीरिया कस्बे एड डुमायर और आद्रा के बीच हुआ है। पेट्रोलियम और खनिज संसाधन मंत्री अली गनम ने टीवी चैनल को बताया है कि शुरुआती संकेतों से यह पता चला है कि पाइपलाइन पर हमला किया गया था। उन्होंने ये भी कहा है कि दक्षिण में स्थित ऊर्जा स्टेशनों को इस पाइपलाइन के जरिए ईंधन पहुंचाया जाता है और फिलहाल इस विस्फोट के असल कारणों को जांचने के लिए एक टेक्निकल टीम घटनास्थल पर पहुंच गई है। गौरतलब है कि 2013 में
देश के गृह युद्ध के दौरान विद्रोही गोलाबारी से गैस की पाइपलाइन में विस्फोट हो गया था और पूरे सीरिया की बिजली गुल हो गई थी। बता दें कि अरब गैस पाइपलाइन प्रणाली मिस्र से जॉर्डन और सीरिया तक फैली हुई है। भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनावों के लिए किसी को मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर पेश नहीं करेगी और तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ लड़ाई के लिए उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास पर भरोसा है। बंगाल के लिए पार्टी के रणनीतिकार और बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने ये जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि सत्ता में आने के बाद भगवा दल अपने मुख्यमंत्री का चुनाव करेगा। बता दें कि प्रदेश बीजेपी में समीक्षा बैठक हो रही है और पिछले लॉकडाउन और गणेश चतुर्थी के कारण पिछले 4 दिनों से बैठक स्थगित थी। विजयवर्गीय ने यह कहा है कि अभी के लिए ये तय किया गया है कि हम किसी को भी अपने मुख्यमंत्री चेहरे के तौर पर पेश नहीं करेंगे और हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। एक बार सत्ता में आने के बाद विधायक दल केंद्रीय नेतृत्व से परामर्श के बाद मुख्यमंत्री के तौर पर अपनी पसंद का फैसला करेगा। और ये पूछे जाने पर कि क्या पार्टी ने इसके लिए किसी नाम पर विचार किया है, उन्होंने कहा कि इसका जवाब तो समय के पास है। हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है और इसलिए मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये सब विधायक तय करेंगे, पर कलेक्टिव लीडरशिप है हमारे यहाँ। दिलीप दा, मुकुल दा, राहुल जी और पूरी टीम सब मिलकर यहाँ पर। कौन होगा मुख्यमंत्री? फिलहाल पश्चिम बंगाल भाजपा का अंदर में यही सवाल खड़ा हो गया था, किसको लेकर, किसको मुख्यमंत्री को प्रोजेक्ट करके बंगाल का बीजेपी 2021 साल में लड़ाई करेंगे, ये सबसे बड़ी सवाल था। लेकिन उसमें पानी फेंक दिया खुद बलिष्ठ बीजेपी का पश्चिम बंगाल का जो दायित्व प्राप्त कैलाश विजयवर्गीय है। कैलाश विजयवर्गीय सिर्फ यही कहा है कि फिलहाल प्रधानमंत्री जो इशारा देंगे वही इशारा पर बंगाल में भाजपा लड़ाई करेंगे। लेकिन इसके बीच त्रिपुरा का जो राज्यपाल तथागत राय ने फिलहाल काली बंगाल पे पहुंच गया और अभी सिर्फ यही देखना है कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। इसको देखने के लिए 2021 मतलब कई महीनों इंतजार करना पड़ेगा। शांतनु बनर्जी रिपोर्ट, पश्चिम बंगाल ANB। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में मूलभूत सुविधाओं के अभाव का कड़ाकू जनजाति के लोग दंश झेल रहे हैं और सुरसा पंचायत के टोलकूपारा में काफ़ी संख्या में कोड़ाकू जनजाति के लोग निवास करते हैं, जहां पर बिजली, सड़क, पेयजल जैसे मूलभूत सुविधा तक उपलब्ध नहीं हो सकी है। और यही कारण है कि यहां के लोग नदी नालों का पानी लिए महरूम हैं और गर्भवती महिलाओं को अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस की सुविधा नहीं मिल पाती है। और कहने को तो प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार विकास की धारा बहाने की बात करती हैं, लेकिन ग्राम पंचायत सुरसा की सच्चाई कुछ और ही है। अगर यहाँ पर लोगों को घर जाना हो तो 3 नदी पार कर वो अपने घर पहुँचते हैं, जिसमें एक भी नदी में पुलिया नहीं बन पाई है। आपके जैसे ही मीडिया कर्मी के द्वारा हमको हमारे संज्ञान में ये बात आई थी कि सुरसा के कोड़ाकूबारी पारा में पानी की समस्या से लोग जूझ रहे हैं। वहाँ पे बरसात के पानी और ढोड़ी के पानी का वो सेवन करते हैं। तो इसके बाद हमारे द्वारा PHE के SDO से बात किया गया है, जैसे ही जो खनन करता है जो गाड़ी वो इधर आएगा तो वहाँ पे बोरिंग का खनन कराया जाएगा। साथ ही ये भी संज्ञान में आया था कि वहाँ पे एक पुराना हैंडपंप है जिसको रिपेयरिंग की ज़रूरत है, जिसके लिए बात हो गया है, कुछ दिनों में उसका रिपेयरिंग हो जाएगा। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ मुख्यालय पर आज 60 घंटे के लॉकडाउन के बाद बाजार फिर से खुले, जिसमें आमजन की आवाजाही कम ही दिखाई दी और इसी को लेकर के व्यापारी वर्ग में अपने व्यापार के प्रति खासी चिंता दिखाई दे रही है। चित्तौड़गढ़ में कोरोना वायरस के बढ़ते कहर की रोकथाम के लिए जिला प्रशासन ने सप्ताह में 2 दिन के लॉकडाउन करने की घोषणा की है, जिसमें शनिवार और रविवार को लॉकडाउन के बाद सोमवार को लगभग 60 घंटे के बाद चित्तौड़गढ़ के बाजार एक बार फिर से खुले। लेकिन आमजन के मन में अभी भी कोरोना संक्रमण का खौफ दिखाई दे रहा है, जिसके चलते बाजारों में अपेक्षाकृत भीड़ कम दिखाई दी। इसी के चलते दुकानदार भी काफ़ी चिंतित दिखाई दिए। दुकानदारों का मानना है
कि जिला प्रशासन द्वारा शनिवार और रविवार को जो लोग लॉकडाउन करने की घोषणा की है वो न्याय संगत नहीं है। 60 घंटे बाद जो बाजार खुले हैं, व्यापारी मायूस हैं, कोरोना पेशेंट तो बढ़ते ही जा रहे हैं। लेकिन प्रशासन से मैं ये कहना चाहूँगा कि जो लॉकडाउन इन्होंने शनिवार रविवार का किया है उसमें कुछ बदलाव करें, क्योंकि व्यापारी वर्ग वैसे भी 5 महीने से बहुत परेशान हो गया है, धंधा ना के बराबर रह गया है और बाज़ार में जैसे तैसे थोड़ी बहुत हलचल हुई और प्रशासन ने वापस ये सैटरडे और संडे का लॉकडाउन लगा दिया। इससे व्यापारी वर्ग बहुत मायूस हुआ और हमारे कस्टमर भी जो आते हैं सैटरडे संडे को ज़्यादा आते हैं। अगर चाहे प्रशासन की अगर एक दिन का लॉकडाउन रखे तो संडे को छोड़ के किसी भी दिन रख सकते हैं, इसके लिए व्यापारी वर्ग तैयार है। चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। बौद्ध मठ की उत्पत्ति और उत्तर वैदिक काल, कुषाण साम्राज्य और मुस्लिम शासकों का शासनकाल, मथुरा के पेड़े और आगरा का ताज, फिरोजाबाद की चूड़ियां और बनारस का घाट, इलाहाबाद का संगम और बरेली का बाजार, मुरादाबाद पीतल की नगरी और नवाबी नगरी लखनऊ का कसीदाकार, जहां कोस कोस पे बदले है पानी, जहां 2.5 कोस पे बदले है वाणी, जहां की मिट्टी और हवा में महकती है पीर और संतों की रूह, उस प्रदेश की नजाकत और उस प्रदेश का मिजाज दिखाएंगे हम ANB न्यूज पर। अपना उत्तर प्रदेश। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश के रीवा में अवैध नशा कारोबारी के खिलाफ पुलिस में शिकायत करना एक परिवार को महंगा पड़ गया। मामला मऊगंज थाना क्षेत्र का है, जहां पर पन्नी पथरिया गांव में एक परिवार ने अवैध नशा कारोबारी के खिलाफ शिकायत की थी, लेकिन तस्कर और मऊगंज पुलिस का याराना ऐसा था कि थाने में शिकायतकर्ताओं का नाम आरोपी को बता दिया गया, जिससे बौखलाए नशा तस्कर और उसके अन्य साथियों ने शिकायतकर्ताओं पर रॉड और डंडे से हमला कर दिया। हमले में चमन सिंह की घटनास्थल पर ही मौत हो गई और जबकि 2 अन्य शिकायतकर्ता गंभीर रूप से घायल हैं, जिससे नाराज परिजनों ने नेशनल हाईवे पर शव को रख करके हंगामा किया है। और वहीं रीवा पुलिस अधीक्षक ने आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ने का आश्वासन भी दिया है। हालांकि पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर आरोपी सोनू साकेत समेत एक अन्य साथी को भी गिरफ्तार किया गया है और पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में जुट गई है। बार बार वो गाली गलौज कर रहा था। इसके बाद आज जब वो जा रहे थे घर की तरफ अपने, तो उनको ऊपर वो हमला कर दिया, बैठा था ताक लगाया वो अपने दोस्तों को बुलवा के स्पॉट पे। फिर उसकी रक्षा के लिए जब उनके भांजे गए तो उनके ऊपर भी वो आक्रमण बोल दिया। उसके अंदर 10 से 15 अपराधी बैठे थे, उसकी माँ सहित। सबसे पहले माँ ने हाथ छोड़ा है, इसके बाद फिर सब कोई आके राड से डंडा से एक एक करके मारते गए हैं जी। उनको दोषी इसलिए मानते हैं कि कल हम लोगों ने सूचना दिया था पुलिस को, तो SDOP साहब आए थे, तो वो ये कह रहे थे कि आप लोग माल खरीद के हमको दो, तब हम उसको पकड़ेंगे। कल इन्होंने कोरस की गाँव मैंने तस्कर है, कोरस दारू सुरजीत है, सोनू
नर्मदा नर्मदा कहते हैं। तो कल इन लोगों ने सूचना दी, समर बहादुर सिंह ने ये मैंने मिलकर थाना में सूचना दी। थाना में सूचना देने के बाद वहाँ से TI SDOP XYZ को आते हैं। जैसे वो पहुँचे तैसे अपने घर से निकल के बाहर चला गया। थोड़ी ही देर बाद जब SDOP उधर से लौट कर अपने मैंने थाना की ओर जाते हैं, तब तक वो पुनः लौट कर सुरजीत अपने घर आ जाता है। और जो यहाँ से मुखबिर लोग सूचना उसको दिए मैंने थाना में, तो वहाँ के आदमी उनको मैंने सूचित की सोनू का कि तोहरे खिलाफ फला व्यक्ति जौन है तो मुखबिर हाँ, वहीं मुखबिर के परिणाम से आज सुबह यह घटना घटी। कितने लोग थे? 15-20 आदमी थे। मारपीट में 8-9 आदमी थे और वहीं बैठे थे। आपकी मांग है कि यहाँ का जो पुलिस प्रशासक है TI SDOP इनको हटाया जाए और अन्य स्थान के जैसे समरजीत वगैरह हैं इनसे यहाँ की जाँच कराई जाए। सुशांत सिंह राजपूत केस में CBI की जांच तेजी से जारी है और CBI की टीमें इस वक्त मुंबई में सुशांत केस से जुड़े हुए लोगों से पूछताछ कर रही है। उनके कई नज़दीकियों से पूछताछ हो भी चुकी है। CBI टीम ने सुशांत के बांद्रा स्थित फ्लैट का भी दौरा किया है, जहां पर उनका मृत शरीर मिला था। इस केस में सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती मुख्य आरोपी हैं और सभी की नज़र इसी बात पर है कि CBI उन्हें जाँच के लिए कब बुलाएगी। क्या रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी होगी? इस रिपोर्ट में आप देखिए। एक्ट्रेस सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में रिया चक्रवर्ती मुख्य आरोपी है और ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि उन्हें जल्द ही गिरफ्तार किया जा सकता है। रिया से CBI ने अभी तक पूछताछ नहीं की, तो ऐसे में पूछताछ के लिए रिया को गिरफ्तार भी किया जा सकता है ताकि रिया से सख्ती से पूछताछ की जा सके। इस मामले पर सुशांत सिंह के पिता के वकील विकास सिंह ने यह दावा किया है कि रिया चक्रवर्ती को समन भेजा जा चुका है, लेकिन रिया के वकील का कहना है कि पूछताछ के लिए CBI ने रिया चक्रवर्ती को समन नहीं भेजा। विकास सिंह का कहना है कि CBI ने अपना काम किया है और रिया को पूछताछ के लिए समन भेजा जा चुका है। वो हर किसी की जांच कर रहे हैं और एक बार जब वो अपना होमवर्क ठीक से कर लेंगे तभी वो रिया से पूछताछ करना शुरू करेंगे। सुशांत के पिता के वकील ने कहा, अगर रिया चक्रवर्ती CBI जांच में सहयोग करने से इनकार कर देती हैं, तो उनकी गिरफ्तारी की भी संभावना है। देखिए, आज सुशांत के मौत को 2 महीने से ज़्यादा हो गया है, तो इसलिए CBI काफ़ी लेट इस मामले में आई है। तो मेरा ये मानना है कि ज़रूर CBI अपने हिसाब से पूरा अच्छे तरह से सारा तहकीकात करके उसके बाद रिया को बुलाएगी। तो उसका जो अपना जो कहते हैं ना स्पेड वर्क कहिए या वो जो अपना एक प्रेपरेटरी वर्क कर लीजिए, वो सारा करके उसके बाद अगर उनको बुलाती है तो उसके बाद अगर कुछ इनकी इनकन्सिस्टेंसी होती है या उनके तरफ से अगर जवाब ठीक नहीं आते हैं तो फिर शायद अरेस्ट भी करे। तो इसलिए ये जो एक तरीका होता है CBI का, एक प्रोफेशनल एजेंसी का, वो एक बहुत ही सिस्टमेटिकली चलते हैं। वो नॉर्मली एक क्राइम जो CBI रजिस्टर करता है तो पहले PE करता है और PE में इन्वेस्टिगेट करके तब RC करता है। यहाँ पर तो RC पहले से था, तो एक तरह से वो RC के करने के बाद भी अपने तरफ से जो पूरी एक उनको सिस्टमैटिक तरीके से छानबीन करने की जो एक उनका सिस्टम बना हुआ है वो उसी पे लगे हैं और हमको पूरा उम्मीद है कि बहुत जल्दी से जल्दी आपको इसमें कुछ बड़ा खुलासा मिलेगा। सारे स्टाफ वगैरह सबको एग्जामिन किया गया है और वो अपने तरीके से चल रहे हैं और हम लोग काफ़ी संतुष्ट हैं कि काम ठीक चल रहा है। We are satisfied that it is in the right direction. रिया चक्रवर्ती पर कई गंभीर आरोप हैं। सिर्फ सुशांत के पिता के आरोपों के कारण ही नहीं, बल्कि महेश भट्ट के साथ चैट के लिए भी रिया चक्रवर्ती शक के दायरे में है। सोशल मीडिया पर रिया की महेश भट्ट के साथ एक चैट का स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा है। वायरल चैट को देखकर यह खुलासा हुआ है कि रिया ने खुद ही सुशांत को छोड़ा था। 8 जून को वो खुद ही सुशांत का घर छोड़कर चली गई थी। उन्होंने ये सब महेश भट्ट के कहने पर किया था। ऐसे में CBI रिया से कई कड़े सवाल पूछ सकती है और इसलिए ये माना जा रहा है कि रिया की गिरफ्तारी जरूरी है। कई लोगों का कहना है कि हिरासत में लिए जाने के बाद ही सख्ती से पूछताछ की जा सकती है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में CBI लगातार सबूत जुटाने में जुटी हुई है। इस मामले में सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी समेत अभिनेता के कुक नीरज सिंह से सोमवार को भी CBI ने पूछताछ की। वहीं अभिनेता की सप्लीमेंट्री पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। इस बीच सोमवार को CBI ने रिया को समन भेजा है, हालांकि उनके वकील ने इससे इनकार किया है। इससे पहले रविवार को भी CBI की टीम ने सिद्धार्थ पिठानी, कुक नीरज सिंह और हेल्पर दीपेश सावंत से पूछताछ की थी।
तीनों के बयान में विरोधाभास होने के बाद सीबीआई की टीम उन्हें लेकर दोबारा सुशांत के बांद्रा स्थित घर पर पहुंची। जल्द ही सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती से भी सीबीआई पूछताछ कर सकती है। बता दें कि सुशांत के पिता ने पटना में रिया को इस मामले में मुख्य आरोपी बनाते हुए उनके खिलाफ मामला दर्ज कराया है। बिहार और महाराष्ट्र की पुलिस में टकराव के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले की जांच सीबीआई को सौंपी है। फिलहाल इस मामले में सीबीआई तेजी से जांच कर रही है और गहनता के साथ जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है, लेकिन अब तक मुख्य आरोपी रिया चक्रवर्ती से पूछताछ तक नहीं हुई है। तो ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या गिरफ्तारी के बाद ही होगी रिया से पूछताछ। ब्यूरो रिपोर्ट, एएनपी न्यूज। सरकार गरीबों को राशन देने और हर संभव मदद देने की बात करती है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने भी गरीबों को राशन मुहैया कराने के बड़े आंकड़े सामने रखे हैं, लेकिन स्थिति कुछ और ही है। आगरा में भूख की वजह से एक गरीब परिवार ने अपने 2 बच्चों को खो दिया है। सरकार की हकीकत सामने रखने वाली ये रिपोर्ट आप देखिए। जब से लॉकडाउन लगा उसके बाद से केंद्र सरकार ने आम आदमी की हर मदद करने की बात कही। हर गरीब को राशन देने का भी वादा सरकार ने किया और सरकार ने लॉकडाउन के दौरान गरीबों को दिए गए राशन के आंकड़े भी जनता के सामने रखे। लेकिन उसके बाद भी एक बच्चे की भूख की वजह से मौत हो गई। बच्चे के परिवार का कहना है कि उन्हें राशन नहीं मिला है। जो मजदूरी वो करते थे वो भी लॉकडाउन की वजह से बंद हो गई। यूपी के आगरा में रहने वाला ये परिवार मजदूरी से गुजारा करता है। परिवार में सिर्फ महिला ही मजदूरी करके घर चलाती है क्योंकि उसका पति बीमार रहता है। लेकिन लॉकडाउन के दौरान कोई काम न मिलने की वजह से परिवार को 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं हुआ। भूख की वजह से 5 साल की मासूम बीमार पड़ी। परिवार के पास उस बच्ची का इलाज कराने के लिए पैसे नहीं थे, जिसकी वजह से उस बच्ची की मौत हो गई। दिल को झकझोर देने वाला ये मामला आगरा के नैनावा जाट ग्राम पंचायत के नगला विधि चंद का है। अपने परिवार का पेट भरने के लिए परिवार की महिला ने कड़ी मेहनत करके एक जगह मजदूरी गुरुवार से शुरू भी कर दी थी, लेकिन पैसों का इंतजाम नहीं हो पाया और मासूम बच्ची की मौत हो गई। इससे पहले जब नोटबंदी हुई तब भी इस परिवार को भुखमरी का शिकार होना पड़ा और इस परिवार ने एक बेटे को खो दिया था और अब भूख की वजह से ही एक मासूम बच्ची की भी मौत हो गई। बता हमारे लाली खत्म हो गई थी, खाने के लिए कुछ भी नहीं है। लॉकडाउन में भैया खत्म हो गए, हमारे भाई और बहन खत्म हो गई है। पापा ने सांस की बीमारी, मम्मी 6 महीना में एकदम बेलदारी में जाती है। हमारे घर में कुछ भी नहीं है खाने के लिए, राशन कार्ड भी नहीं है, कुछ भी नहीं है हमारे घर पर। इधर उधर से लेके खाते माँ मांग के खा लेते हैं, कभी कभी नहीं भूखे सो जाते हैं। लाली कैसे मरी आपकी बहन? ऐसे भूखी प्यासी मर गई, पैसे भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। भैया तुम्हारा कब खत्म हुआ था? लॉकडाउन में खत्म हो गया था, नोटबंदी में खत्म हो गया था हमारा भाई। और बहन अभी खत्म हुई है? कल बहन अभी खत्म हुई है, पैसे की जुगाड़ नहीं बनी थी कहीं पर। मम्मी क्या करती हैं आपकी? मम्मी 6 महीना में दफा बेलदारी करने जाते, चाहे नहीं आ जाते, चली जाते, नहीं जाती है। पापा पापा बीमार है। देखो जब पैसा लॉकडाउन दिया तो पैसा तो वहाँ में मोड़ा खत्म है। लॉकडाउन लाली खत्म भाई। कारण क्या रहा खत्म होने का? बीमार थी। खाने पीने की व्यवस्था नहीं, कोई नहीं है। क्या दिन से आपने खाना नहीं खाया? 4-5 महीने से खाई ना, कुछ नहीं खाया। पैसा दवा की पैसा नहीं है, क्या करे। हाँ, आदि बीमार है तो सांस में बीमार है। वहीं पड़ोसियों का कहना है कि कई बार प्रधान से राशन कार्ड बनवाने के लिए भी कहा गया है, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। इस मामले में जिलाधिकारी प्रभु एन सिंह का कहना है कि बच्ची की मौत बीमारी की वजह से हुई है। ग्राम नगला विधि चंद में 21 अगस्त को श्री पप्पू की सुपुत्री 6 वर्षीय सोनिया के मृत्यु के संबंध में स्वास्थ्य विभाग की टीम को भेज करके चेक कराया गया। यह पाया गया कि वह पिछले 6-7 दिनों से उल्टी, दस्त और बीमार से ग्रसित थीं। मृत्यु के दिन भी उनको उनके परिवार वालों द्वारा उनको दूध पिलाया गया था और उनको उल्टी हुई थी। उनकी माता बाहर काम करती हैं।
सरकार की कई योजनाओं और दावों के बाद एक 5 साल की बच्ची की भूख से मौत कई सवाल खड़े करती है। सवाल ये उठता है कि उस बच्चे की मौत का जिम्मेदार कौन है? सरकार जो गरीबों की मदद के दावे करती है, या फिर प्रशासन में बैठे वो अधिकारी जो कभी जनता के बीच उनकी समस्याओं को जानने के लिए नहीं पहुंचते हैं और जब मामला सामने आता है उसके बाद भी मामले को कोई और रूप देने की कोशिश की जाती है। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिरकार भूखमरी की वजह से भारत में और कितने लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, ANB न्यूज। राजस्थान के सीकर में कांग्रेस सेवा दल ने राष्ट्रीय कांग्रेस सेवा दल के आह्वान पर कई चरणों में 2 अक्टूबर तक जिले के सभी 8 विधानसभाओं के ब्लॉकों में सदस्यता अभियान कार्यक्रम चला रही है। और कांग्रेस सेवा दल जिला अध्यक्ष नरेंद्र बाटड़ ने ये बताया है कि लक्ष्मणगढ़ के वार्ड नंबर 19 से वरिष्ठ कांग्रेस कार्यकर्ता वार्ड के पार्षद जनप्रतिनिधियों के साथ सेवा दल नेतृत्व में घर घर जाकर सदस्य बनाने का अभियान का आगाज किया है उन्होंने। और इसी तरह से शहर के विभिन्न वार्डों समेत गांवों में सदस्यता अभियान कार्यक्रम चलाया जाएगा। कांग्रेस सेवा दल राष्ट्रीय आह्वान पे आज कांग्रेस सेवा दल ने जिला के अंदर सदस्यता अभियान का कार्यक्रम स्टार्ट किया है, जो जिले के 8 विधानसभा के 16 ब्लॉकों में शुरू होगा, जो विभिन्न चरणों में होगा। यह अभियान आज से 24 अगस्त से 2 अक्टूबर तक अभियान जारी रहेगा, जिसकी शुरुआत आज लक्ष्मणगढ़ के 20 नंबर वार्ड, 19 नंबर वार्ड, 16 नंबर वार्ड में आज कार्यक्रम का शुभारंभ किया है और जो सदस्यता अभियान शुरू किया है। और ये सदस्यता अभियान प्रत्येक विधानसभा में विभिन्न चरणों में जारी रहेगा। जिलाध्यक्ष कांग्रेस सेवा दल नरेंद्र बाटड़। चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में डिजिटल इंडिया का बुरा हाल है। दरअसल चमोली के थराली विकासखंड में बीते हफ्ते से पंजाब नेशनल बैंक के थराली शाखा में खाता धारक काफ़ी परेशान हैं। खाता धारक लगातार बैंक पहुंच रहे हैं, लेकिन PNB शाखा के हजारों खाता धारकों को बैंक में कनेक्टिविटी न होने के चलते मायूस ही घर पर लौटना पड़ रहा है। पंजाब नेशनल बैंक की थराली शाखा के प्रबंधन उमाशंकर ने जानकारी देते हुए बताया है कि शनिवार को आकाशीय बिजली चमकने से बैंक शाखा में लगा राउटर जल गया था, जिसके चलते कनेक्टिविटी की दिक्कत आ रही है और खाता धारकों को बैंकिंग सुविधाएं मुहैया कराने में भी दिक्कत हो रही है। शाखा प्रबंधक ने ये जानकारी देते हुए बताया है कि उनकी ओर से अधिकारियों को सूचना दे दी गई है। हमारे यहाँ पे 2-3 घाटियाँ हैं, सोल घाटी, पाथा, कुरार और ये तारवाली पिंडर घाटी में PNB की मात्र एक ब्रांच है थराली ब्लॉक और देवाल ब्लॉक में, जिसमें कि हमारे कम से कम 10,000 से ऊपर के खाते लोगों के हैं यहाँ पे। और इनमें लोगों को टाइम पे कनेक्टिविटी ना मिलना के कारण लोगों को भारी असुविधा हो रही है। आज पिछले शनिवार से लेकर अभी तक यहाँ पे कनेक्टिविटी नहीं है, तो जनता बहुत खासे परेशान है कनेक्टिविटी के चक्कर में। दूर से लोग आते हैं, दूर से लोग आते हैं और बाज़ारों में आकर करके मायूस हो जाते हैं। ना तो ATM काम कर रहे हैं और ना ही आपका बैंक काम कर पा रहा है।
कि मतलब गुरुवार से यहाँ पे कनेक्टिविटी की बड़ी दिक्कत है। पीएनबी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है ग्राहकों को। दूर दराज क्षेत्रों से कस्टमर आते हैं, उनको मायूस होकर लौटना पड़ रहा है और काफ़ी मतलब 4-5 दिनों से ऐसी नजर की अवस्थाएँ ये पीएनबी के जो स्टाफ हैं उनकी काफ़ी लापरवाही ऐसी है। हमारे जो ये कनेक्टिविटी का इशू होता है, इसमें हमारे डिवाइस को गया 21 तारीख से यहाँ पर कनेक्टिविटी हुई, 2 दिन की छुट्टी की सिचुएशन में हमने डिवाइस के लिए कंप्लेंट डाली थी। डिवाइस कल यहाँ पर पहुँचेगी और लगेगी, कल से हमारा काम सुचारू रूप से चलेगा। 21 तारीख से ये दिक्कत हुई, उससे पहले भी ऐसी दिक्कत 21 तारीख से जो हमने जो यहाँ की खाता धारक है ये भी बता रहे थे, उससे पहले से ही यहाँ पे ऐसी दिक्कत थी। इससे पहले से ये दिक्कत नहीं है, 21 तारीख से दिक्कत है। 21 तारीख से 20 तारीख के दिन तक हमारा काम नहीं होगा। दिन में अचानक से यहाँ पे कुछ बिजली की गड़बड़ा थी, उस वजह से हमारा डिवाइस टूट गया। डिवाइस जो है हमने कंप्लेंट डाल दी उस चीज़ में। अभी है कि सैटरडे संडे छुट्टी थी, इससे डिवाइस आ नहीं पाए। कल डिवाइस आ जाएगा, कल आ जाएगा। कल से जो खाताधारक है उन्हें सारी सुविधाएँ करती हैं। राजस्थान के सिरोही में नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद नीरज रागी पिंडवाड़ा स्वरूपगंज अबूरोड में आयोजित आमजन की समस्या को लेकर के जनसंपर्क के दौरे पर पहुंचे। वहीं उन्होंने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कोरोना संक्रमण में भारत में आर्थिक मंदी आई है, वो नोटबंदी और जीएसटी लागू होने से हुई है। श्रमिक मजदूर पूरी तरह से बेरोजगार हुए हैं। मोदी सरकार राफेल और भारत चीन विवाद पर फेल हुई है। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन पूरी तरह से भारत में फेल हुआ है और लगातार कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। राजस्थान की गहलोत सरकार ने संक्रमण रोकने को लेकर के बेरोजगारों को रोजगार भी दिया है और गहलोत सरकार के हर नए काम पर भाजपा हमेशा आरोप लगाने में पीछे नहीं रही है। अब तो भारत का हर व्यक्ति मोदी सरकार पर सवाल उठा रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का तो काम ही यही है कि कोई भी अच्छा कार्य जब कांग्रेस की सरकार करती है तो उसको क्रिटिसाइज करना। मैं कहना चाहूँगी आज जो आर्थिक परिस्थितियाँ कमज़ोर हुई हैं देश भर में, उसका कारण जो है, सबसे बड़ा कारण यही है कि केंद्र में मोदी ने जिस तरह से नोटबंदी की, जीएसटी लागू करी, राफेल पे वो फेल हुए, चाइना का जो इशू है, कोविड का जो प्रबंधन उन्होंने किया वो पूरी तरीके से फेल हुआ। इन तमाम चीज़ों से जो आर्थिक मंदी देश में आई है, उस वजह से ही ऐसी परिस्थितियां पैदा हुई हैं। उसको पूरा करने के लिए कि ऐसे हालात को किस तरह से निपटा जाए, अशोक गहलोत जी ने जो प्रबंधन किया वो सामने दिख रहा है। उसको क्रिटिसाइज करने का मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी आम जनता के दुख दर्द की कैसी हितैषी है। वो हरियाणा में पेट्रोल के दामों में निरंतर बढ़ोतरी हो रही है और 16 अगस्त से रोजाना 14 से 15 पैसे की दर से पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी हो रही है और अब सिरसा में पेट्रोल 80 रुपये 76 पैसे प्रति लीटर की दर पर मिल रहा है। हालांकि डीजल के दामों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, वहीं पेट्रोल के दाम आगे भी बढ़ने के आसार जताए जा रही हैं। पेट्रोल पंप मालिक का कहना है कि 16 अगस्त से अब तक रोजाना 14 से 15 पैसे की दर से पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी हुई है और 8 दिनों में अब तक करीब ₹1.25 पैसे की बढ़ोतरी हो चुकी है। 16 अगस्त से लेकर और आज तक पेट्रोल के रेट 15 से 16 पैसे के बीच में डेली के बढ़ रहे हैं और डीजल में कोई वृद्धि नहीं हो रही है अब तक। पेट्रोल सिर्फ ओनली पेट्रोल में 16 से 20 पैसे के बीच में प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। आज की जो पेट्रोल की कीमत है वो 80 रुपये 76 पैसे है और 15 अगस्त को जो लास्ट था 79.60 था। बिहार के मुजफ्फरपुर में अवैध तरीके से चल रहे ब्लड डोनेशन के काले खेल का खुलासा हो गया है। मोहल्ले के लोगों ने इसका भंडाफोड़ किया है और ये पूरा मामला चुनाभट्टी इलाके का है, जहां पर कई दिनों से ब्लड डोनेशन का खेल चल रहा था और स्थानीय लोगों को इस पर शक हुआ तो उन्होंने इसका सच सामने लाने का काम किया है और वो उस मकान में गए जहां ये गतिविधियां होती थी। वहां 9 लोग थे, जिनमें से 3 भागने में सफल रहे और वहीं 6 युवकों को लोगों ने पकड़ करके पुलिस के हवाले कर दिया है और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। मोहल्ले के लोग बोला है कि ब्लड का जो गोरख धंधा हो रहा है, तो हम लोग गश्ती के क्रम में आए हैं और जांच का विषय है यह जी। विशेष तो सर बताएंगे। मौके से कितने लोगों को डिटेन किया गया है आपके द्वारा? अभी तो 3 गया है और अंदर में जो है
टोटल कितने लोग? 6 लोग थे। नहीं, अंदर में तलाशी लिया जाएगा, उसके बाद पता 3 पहले जा चुका, 3 अभी अंदर में है। 3 या 4 जो होंगे। और भारी मात्रा में ब्लड की बरामदगी है यहाँ पे सर, क्या लग रहा है देखने को? तो जांच का विषय न है कि ब्लड वलड क्या बरामद है? देखा जाएगा। देखिए ना, इसको रूम सील किया जाता है, फिलहाल मकान को सील किया बरामदगी हुई है क्या? ब्लड की यहाँ से हुई है बरामदगी? तो बरामदगी में अभी सील किया जा रहा है, देखा जाएगा इसमें रूम में क्या। सरोवर नगरी नैनीताल में 118वें नंदा देवी महोत्सव का श्री गणेश हो चुका है और इस बार महोत्सव में मूर्ति के निर्माण के लिए पवित्र कदली का पेड़ समीपवर्ती खुरपाताल के जोग यूड़ा से लाया गया है और नैना देवी मंदिर के निकट सेवा समिति हॉल में मूर्ति निर्माण शुरू हो गया है। 25 अगस्त को ब्रह्म मुहूर्त में मां नंदा सुनंदा की मूर्तियों को मंडप में प्रतिष्ठापित किया जाएगा और 1903 से नंदा देवी महोत्सव प्रतिवर्ष आयोजित हो रहा है और विश्व युद्ध के दौरान भी इसमें अवरोध नहीं आया था। राम सेवक सभा के सदस्य ने बताया है कि सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना के मद्देनज़र जिला प्रशासन, नगर पालिका और राम सेवक सभा भक्तों के दर्शन के लिए फेसबुक लाइव और लाइव प्रसारण भी कराने जा रहा है। कदली वृक्ष का आगमन नैनीताल में हो चुका है। कल हमारे 5 लोग यहाँ से जोगुना, जो समीपवर्ती हमारा खुरपाताल के पास स्थित गांव है, वहाँ गए थे और आज वहाँ से माता नंदा सुनंदा की जो हमारी मूर्ति निर्माण होगा उसके लिए कदली वृक्ष का आगमन आज नैनीताल में हुआ है और इसी के साथ आज ही से हमारा मूर्ति निर्माण का कार्य यहाँ पर प्रारंभ हो चुका है और 26 तारीख को ब्रह्म मुहूर्त में माँ नंदा सुनंदा की यहाँ पर जो मूर्तियाँ स्थापित हो जाएंगी और जो उसके बाद यहाँ पे जो हमारे जो आचार्य और जो हमारे जो भक्तजन जिनकी ड्यूटी इस वर्ष कोरोना कोविड-19 को देखते हुए लगाई गई है, वो लोग उसकी पूजा अर्चना करेंगे और फिर जो दिन भर जो हमारा लाइव टेलीकास्ट रहेगा इसका वो दर्शकों के लिए रहेगा, क्योंकि इस वर्ष प्रशासन और नैनीताल राम सेवक सभा के द्वारा निर्णय लिया गया है कि कोरोना काल को देखते हुए इस बार किसी भी श्रद्धालु को इसके दर्शन नहीं कराए जाएंगे, इसीलिए लाइव टेलीकास्ट और फेसबुक लाइव के माध्यम से ही श्रद्धालु दर्शन कर पाएंगे। तो हमारा जो 26, 27 और 28 तारीख को माता नंदा और सुनंदा का विसर्जन होगा, विसर्जन भी इस बार नगर परिक्रमा न होकर हमारे द्वारा नैना देवी मंदिर के समीप जो शिव मंदिर है वहीं पे इसका विसर्जन किया जाएगा ताकि सोशल डिस्टेंसिंग और जो फॉलोअप जो हमने नियम करने हैं उसका पालन भी होते रहे। उत्तर प्रदेश के बहराइच में नेपाली नदियों का पानी आने के कारण बाढ़ का तांडव जारी है और जिले की 4 तहसीलों महसी, मिहीपुरवा, नानपारा और केसरगंज तहसीलों के 58 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। बाढ़ के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त है और बाढ़ पीड़ित प्रशासन पर बचाव और राहत कार्य में देरी का आरोप भी लगा रहे हैं। हालांकि प्रशासन बाढ़ पीड़ितों को हर संभव मदद उपलब्ध कराने की बात कह रहा है, लेकिन नेपाल के पहाड़ों पर हो रही भीषण बारिश के कारण बहराइच में घाघरा और सरयू नदी उफान पर है। रामलखन वर्मा, हालत बहुत बुरा है। घर में पानी भर जाता है, कोई खाने की न व्यवस्था, न कहीं व्यवस्था। खाली सरकार 5 किलो देती है इतने में और अंत्योदय कार्ड है उस पर गल्ला मिलता है। नाव रामलखन वर्मा। नाव वगैरह की व्यवस्था क्या है? नाव सरकार ने दिया हुआ तो एक नाव दूसरे आदमी पास में है। किसी मेर के व्यापन कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी जीवन काट रहे हैं कि बंधे ऊपर रोटी बना रहे हैं बाल बच्चों सहित। बस एक टाइम खाना खाते हैं हम लोग, एक टाइम वैसे रह जाते हैं। तो प्रशासन की तरफ से कोई लंच पैकेट वगैरह मिला आपको? यहाँ पर लंच कोई नहीं आया लेकर, कोई आया लेकर। गाँव में बहुत आने जाने की तकलीफ होती है। प्रधान ने नाव दिया पर हमारे इधर अभी नहीं। घर ये पैदल ही पानी में सरकार द्वारा बस थोड़ा सा गल्ला मिला है। नहीं और खाने पे नहीं, बस गल्ला मिला है। कितना मिला है? गल्ला 10 किलो आटा, 10 किलो चावल, 2 किलो दाल है। अभी तो बहुत दिक्कत है, गुजर रही है। यूपी के बलिया में सदर कोतवाली क्षेत्र के सीतापुर आंखों के सामने एक निजी नर्सिंग होम पर रविवार की शाम महिला की मौत के बाद परिजनों ने हंगामा करते हुए अस्पताल पर तोड़फोड़ भी की। जानकारी मिलते ही सीओ सिटी और कोतवाली पुलिस समेत भारी मात्रा में फोर्स पहुंच गई। परिजनों ने अस्पताल संचालक पर तबीयत खराब होने के बाद भी रेफर न करने के कारण मौत होने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। लेके आया थे, इसकी डिलीवरी थी। कौन थी ये? मेरी बुआ की लड़की। अच्छा। हाँ, लेके आए थे जया पाठक के पास। परसों फ्राइडे को इसका सीजर से ऑपरेशन करना था। ये ऑपरेशन करने होने के बाद बच्चा ठीक ठाक था,
लेकिन अचानक इसका दर्द कम ही नहीं हो रहा है। दर्द कम जितनी बार जा रहे हैं, डॉक्टर खुद जाके देख नहीं रही है, और जो यहाँ पे उसके स्टाफ है वही केवल जाके एक दर्द का सुई या एक गैस का सुई, जब बोलो गैस से दर्द कर रहा है, डॉक्टर साहब बहुत ज़्यादा दर्द है, गैस से दर्द कर रहा है, ये बोल के उसको टाल दे रहे थे। आज रात में 2 बजे से वो लोग आके देखे, इसका यूरिन नहीं बन रहा था, पेशाब हो ही नहीं रहा था एकदम बिल्कुल, मतलब कल रात से ही इसका नहीं हो रहा है, और पेट फूलने लगा इसका। उसके बाद जाके बोले तो 2 बजे रात को आई गए, ठीक है। उसके बाद लगातार एक साथ में 13-14 बोतल इसको पानी चढ़ाए, मतलब आधे घंटे के अंदर इसको 15 बोतल से ऊपर पानी चढ़ा दिया गया। उसके बाद भी ये लोग रेफ़र नहीं कर रहे थे, ज़बरदस्ती 7-8 बजे के करीब हम लोग पूरा एकदम मतलब नहीं हुए कि नहीं भाई रेफ़र करिए, आपके बस का नहीं है तो आपको हटाइएगा। उसके बाद कुछ देर बाद आई, उसके बाद डॉक्टर जो भी है उसका, एक तो यहाँ पे कोई मतलब यहाँ पे वो नहीं आई, वो तो देखती ही नहीं है किसी मरीज को, वो उसके नाम बस उसका केवल नाम दिया गया है, डिग्री दिया गया है, उसके आड़ में यहाँ पे मतलब सब कुछ हो रहा है। जब कैलकुलेट किया गया तो अब यूरिन नहीं हो रहा था, तो एक टर्म है मेडिकल में POARF, पोस्ट ऑपरेटिव एक्यूट रीनल फेलियर। पोस्ट ऑपरेटिव एक्यूट रीनल फेलियर बिना किसी सिम्टम के कभी भी किसी को भी ऑपरेशन के बाद या उसके दौरान हो सकता है। उसका नाम ही है पोस्ट ऑपरेटिव। इसमें क्या होता है? उसमें अचानक से पेशेंट की किडनी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, यूरिन आउटपुट कम या तो बंद हो जाता है। उसका तरीका किताबों में बताया गया है कि पेशेंट का BP मेंटेन करके फ्लूइड दीजिए और उसको लेसिक या दूसरे डायरेटिक से फ्लश करके बाहर कर दीजिए, किडनी का GFR फिर से काम करने लगेगा, मतलब सामान्य शब्दों में किडनी काम करने लगेगी। कोशिश इसी चीज़ की गई थी, बट ऑब्वियसली मेडिकल में जहाँ एक तरफ फेलियर है दूसरी तरफ सक्सेस है, किसी तरह से सक्सेस। मरीजों का इलाज किताब पढ़ के करते हैं आप लोग? किताब याद होती है। मैं पिछले साल पोलैंड से लौटा हूँ, मैं MBBS डिप्लोमा कार्डियोलॉजी, उसके बाद MD मेडिसिन हूँ पोलैंड से, इसलिए अनुभव है। 2010 का पास आउट हूँ MBBS। नहीं, जब पेशेंट घर पे रहता है उस समय जो उसकी याद होता है, जो सिचुएशन है उसके हिसाब से काम कर रहा है। जी। किताब कहती है, कहने का मतलब अकॉर्डिंग टू द बुक्स ये कहा गया है करने के लिए और वो हम कर। चलिए फिलहाल मेरे साथ खबरों में बस इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।